नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चारू चौधरी में। आज इस वीडियो में हम जीके के जो नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस की सीरीज लेके आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि सीटेट एग्जाम्स में पहले पूछे जा चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे अभी आपको मैंने ऑलरेडी कई सारे जो क्वेश्चंस हैं वो करवा दिए हैं और अभी और करवा रही हूँ, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से टॉपिक्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। कुछ क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं घूम घूम के बार बार आते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्लोरोफिल की बात की जाती है, तो क्लोरोफिल से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है वो हर साल आ ही रहा है। तो ध्यान रखिएगा, कुछ क्वेश्चन जो है उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, जो कि बार बार रिपीट होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे फिर से 10 क्वेश्चन जो हैं वो मैं आज आपके तैयार करवाने जा रही हूँ। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि जितने ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए तो सभी के लिए बेनिफिशियल हो। और अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो चारू ऑनलाइन स्टडी जो है वो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो कि मैंने लिखा है, क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु है। क्लोरोफिल, जैसे कि हमने अपनी जो लास्ट वीडियो है उसमें भी क्लोरोफिल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था 2018 में, और यहाँ पे भी सीटेट 2018 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वही हैं। तो क्लोरोफिल जो है वो अगर पौधे के हरे रंग की बात की जाती है तो यही वर्णक है जिसके कारण हरा रंग होता है। पत्तों का, पादप के जो पत्ते हैं उनका रंग हरा होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें सबसे ज्यादा क्लोरोफिल में क्या कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम धातु जो है वो पाई जाती है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है उसमें भी क्लोरोफिल जो है उसी का योगदान होता है। तो ध्यान रखिएगा, इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप ये जो है कम से कम क्लोरोफिल से रिलेटेड अपना जो भी टॉपिक है वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, है ना। दूसरा है, किसी परिभाषित भौगोलिक अवस्थिति में ही विशिष्ट उपस्थिति की पारिस्थितिकी अवस्था को कहते हैं। तो देखिए इसे क्या कहते हैं? एंडेमिक कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी परिभाषित भौगोलिक अवस्थिति में ही विशिष्ट उपस्थिति की पारिस्थितिक अवस्था को एंडेमिक कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, पहला हो गया हमारा क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। दूसरा हो गया कि किसी परिभाषित भौगोलिक अवस्थिति में ही विशिष्ट उपस्थिति की पारिस्थितिकी अवस्था को एंडेमिक कहा जाता है। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, कार्बनिक पदार्थ के अपघटन के समय मृदा में निम्नलिखित में से कौन उत्पादित नहीं होता है? ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन उत्पादित नहीं होता है। तो क्या उत्पादित नहीं होता है? यहाँ पे ऑक्सीजन उत्पादित, 4 ऑप्शंस थे। एक था जल, दूसरा था ये कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा था पोषक तत्व और चौथा ऑप्शन था ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ऑक्सीजन जो है वो उत्पादित नहीं होती है। इसमें क्या, जल हो गया, पोषक तत्व हो गए, ऊर्जा हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, वो सब उत्पादित होते हैं। और उससे क्या होता है, मृदा जो है वो ये सब अपघटित होने के बाद में क्या करते हैं, ये ह्यूमस बन जाता है। और ह्यूमस जो है वो क्या करता है, मृदा में जल का संरक्षण, मतलब जल की जो मात्रा है वो बनाने में सहायक होता है, जिससे कि मिट्टी जो है वो फिर से उपजाऊ बन जाती है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें ऑक्सीजन उत्पादित नहीं होती है, इसमें जल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, पोषक तत्व हो गए, ये तीनों जो हैं ये उत्पादित होते हैं। और यहाँ पे पूछा गया है जो नहीं उत्पादित होता है वो है ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम थी। देखिए विश्व पर्यावरण दिवस से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं, क्योंकि एक पेपर मैंने सॉल्व कराया था, उसमें पूछा गया था विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, जिसका उत्तर था 5 जून को मनाया जाता है। अभी यहाँ पे प्रश्न आ गया कि 2018 में विश्व पर्यावरण दिवस की क्या थीम थी। तो यहाँ पे थीम थी प्लास्टिक प्रदूषण जो है उसको पराजित करना। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्लास्टिक का प्रयोग बहुत बढ़ता जा रहा है और इतना प्रयोग बढ़ने से जो प्रदूषण है वो बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ रहा है। तो यहाँ पे 2018 की थीम यही रखी गई थी भारत में कि प्लास्टिक प्रदूषण जो है उसको पराजित करना। तो ध्यान रखिएगा, 4 ऑप्शन 4 हो गए हमारे। पांचवा है, 1992 के रियो शिखर सम्मेलन का एजेंडा 21 संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? 1992 के रियो शिखर सम्मेलन का एजेंडा जो है वो सतत विकास से संबंधित है। सतत विकास क्या हो गया? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब जो डेवलपमेंट जो है, जो विकास है वो चलता रहे। कई बार ऐसा क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कई सारी एनजीओ काम करती है, क्या किया, उनको किसी जगह पे गई, किताब विताब, बुक्स वगैरह, पेन वगैरह बांट दिए छोटे गरीब बच्चों को, या फिर स्वेटर वगैरह बांट दिए। उसके बाद क्या हुआ, उन बच्चों के पास में एक समय के लिए तो किताब वगैरह सब आ गई, परंतु जब वो खत्म हो गई तो वो विकास वहीं का वहीं रुक गया। सतत विकास वो होता है कि बच्चों का क्या किया, एजुकेशन लेवल थोड़ा इंप्रूव कर दिया, मतलब थोड़ा सा उनको एक्स्ट्रा कोचिंग वगैरह दे दी, वो बच्चे होशियार हो गए, वो अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाएंगे, छोटे भाई बहन अपने से छोटे लोगों को पढ़ाएंगे, तो पूरे जगह का विकास जो है वो ऐसा कर दिया कि चलता
रहे। तो सतत विकास ये होता है जो कि विकास जो है वो निरंतर अपने आप ही धीरे 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 मतलब फ्यूचर में भी वो विकास जो है वो होता रहे, विकासशील ही रहे, तो उसे कहा जाता है सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ध्यान रखिएगा 1992 के रियो शिखर सम्मेलन का एजेंडा था सतत विकास। कौन सा एक मुर्दाखोर नहीं है? देखिए यहाँ पे मैंने ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शंस इसलिए दिए हैं यहाँ पे क्योंकि इसमें 4 ऑप्शंस आए थे कि कौन सा नहीं है, तो अभी आपको ऐसे बताएंगे क्योंकि बहुत सारे नहीं होते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस मिले थे, मशरूम, गिद्ध, दीमक और केंचुआ। ठीक है, पहले तो आप ये समझ लीजिए मुर्दाखोर जीव क्या होते हैं। तो मुर्दाखोर वो होते हैं जो कि क्या करते हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं ना, अपने आवासीय मृत जो जीव होते हैं उनको खा के, या पदार्थ होते हैं उनको खा के अपना जीवन यापन करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये तो गिद्ध, दीमक और केंचुआ जो हैं वो क्या करते हैं, अपने आसपास में जो भी उनको मृत जीव मिल गए या पदार्थ मिल गए उनको खा के अपना जीवन यापन कर लेते हैं। परंतु कौन नहीं कर पाता है? मशरूम, क्योंकि ये क्या है, कवक है और इसका प्रयोग अपन खाने में भी करते हैं। तो यहाँ पे सही उत्तर है मुर्दाखोर कौन नहीं है, मशरूम जो है वो नहीं है। बाकी गिद्ध, दीमक और केंचुआ जो है वो मुर्दाखोर जीव है, मतलब मृत पदार्थों को खा के वो जीवन यापन करते हैं। जहां पे भी वो रहते हैं वहां पे जो भी उसको मृत पदार्थ मिलते हैं उनको खाते हैं और जीवन यापन कर लेते हैं। मशरूम नहीं कर पाता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार रिहायशी इलाकों के लिए ध्वनि की ऊपरी सीमा क्या है? देखिए जहां पे रिहायशी इलाके कौन से होते हैं, जहां पे लोग रहते हैं, जहां आबादी वाले क्षेत्र, जहां पे नॉर्मली लोग जो जीवन यापन कर रहे हैं, रह रहे हैं घर वगैरह बना के, तो वहां पे ध्यान रखिएगा 55 डेसिबल जो है उससे ज्यादा ध्वनि जो है वो नहीं करनी चाहिए। यही यहाँ पे लिखा है, ऊपरी सीमा पूछा है ना, तो यहाँ पे 55 ध्यान रखना है। शांति वाले इलाके में अगर आप देखेंगे तो ये 50 डेसिबल होती है। अगर आप इनकी बात करते हैं, वाणिज्य क्षेत्र की बात करते हैं, तो यहाँ पे कितनी होती है, यहाँ पे उससे भी जो 55 है उससे भी ज्यादा होती है, 60 करीब मानते हैं, और उससे भी ज्यादा अगर आप देखेंगे तो 75 करीब होती है। किसमें होती है? 65 होती है सॉरी वाणिज्य वाले में, और 75 जो है वो होती है औद्योगिक क्षेत्र में। तो यहाँ पे क्या है, ऊपरी सीमा ये मैंने बताई है। जो निचली सीमा है वो रात का समय होता है। अगर रात के समय की बात आती है, निचली सीमा आती केंद्रीय, अगर प्रश्न ऐसा आता कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार रिहायशी इलाकों के लिए ध्वनि की निचली सीमा कौन सी है, तो यहाँ पे फिर 55 नहीं आता, ये 45 होती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखिएगा कि कौन सी सीमा पूछी गई है। ठीक है, एक तो हाईएस्ट हो गई, एक लोएस्ट हो गई। तो दिन में हाईएस्ट हो सकती है परंतु रात में कम होनी चाहिए। दोनों में सेम नहीं रहता है, दिन और रात में ये जो सीमा है ये अलग अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था, कब अपनाया था? तो आपको बता देती हूँ, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था। राष्ट्रीय गान जो कि जन गण मन है वो लिखा गया है श्री रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, और बहुत ही 1911 में जो कलकत्ता अधिवेशन था उसमें सबसे पहली बार ये गाया गया था। उस 52 सेकंड का ये गान है, और इसको संविधान ने कब 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवा पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है? देखिए पुष्कर मेला जो है वो राजस्थान में अजमेर में आयोजित होता है। अजमेर से लगभग 11 किलोमीटर दूरी पर पुष्कर है, और यहाँ पे क्या है, ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है, बहुत ही फेमस मंदिर है पुष्कर। और यहाँ पे क्या है, कार्तिक मास में मेला लगता है। यहाँ का जो ऊंट का मेला है जो भी कार्तिक मास में लगता है वो बहुत ही फेमस है, मतलब उसने तो पूरे विश्व में अपना अलग ही छवि जो है वो बना ली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ पे तो मैं आपके सीटेट एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रही हूँ अभी, परंतु जीके जो है ये सारा जीके हर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सभी में आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पुष्कर मेला अजमेर में लगता है। जो पुष्कर जगह है वो अजमेर के पास में ही है, जहां पर ब्रह्मा जी का मंदिर है। यहाँ पे पुष्कर झील में लोग दूर से आते हैं अपने आप को पवित्र करने के लिए। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर अजमेर है। और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन हमारा यह है कि निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? तो देखिए यहाँ पे पराबैंगनी किरणों की बात हो रही है। ये जो किरणें हैं ये कौन सी होती हैं? 3 तरह की होती हैं, UVA, UVB और UVC। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो A और B हैं ये भी हानिकारक हैं, परंतु C सबसे ज्यादा हानिकारक है। परंतु ये क्या है, किरण पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती ओजोन परत के कारण,
परंतु जैसे जैसे ओजोन परत में छेद होता जा रहा है तो ये जो किरणें हैं कहीं कहीं से यहाँ पे पृथ्वी पे आ सकती हैं और ये कैंसर वगैरह बहुत सारे रोग जो बढ़ते जा रहे हैं वो भी इसी का नतीजा है। तो दोस्तों ये 10 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो एक बार फटाफट से एक बार और रिवाइज करा देती हूँ जल्दी से। क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु मैग्नीशियम है। किसी परिभाषित भौगोलिक अवस्थिति में ही विशिष्ट उपस्थिति की पारिस्थितिकी अवस्था को एंडेमिक कहा जाता है। कार्बनिक पदार्थ के अपघटन के समय मृदा में निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन जो है वो उत्पादित नहीं होती है। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम थी प्लास्टिक प्रदूषण को पराजित करना। 1992 के रियो शिखर सम्मेलन का एजेंडा 21 जो है वो सतत विकास से संबंधित है। मुर्दाखोर जो है मशरूम नहीं है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार रिहायशी इलाकों के लिए ध्वनि की ऊपरी सीमा 55 डेसिबल है। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 में अपनाया था और पुष्कर मेला अजमेर में आयोजित होता है और पराबैंगनी किरणें इनमें से सबसे ज्यादा हानिकारक है यूवीसी। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये वीडियो जो है आपके लिए बेनिफिशियल होगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको किसी विशेष टॉपिक से रिलेटेड जीके क्वेश्चन चाहिए तो वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।